Today's topic is sports physiology. What is sports? How many type of sports? Sports में अपन क्या क्या करते हैं? What are the effects of sports in our body? What effects on respiratory system, CVS system, heart systems, sympathetic system, parasympathetic system? इसमें क्या क्या इफेक्ट्स होता है वो अपन एक बार देखेंगे। फर्स्ट ईयर में तो स्पोर्ट्स के लिए टाइम ही नहीं मिलता होगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपके स्पोर्ट्स के लिए होते हैं। फर्स्ट ईयर में तो टाइम नहीं मिलता, सेकेंड ईयर में मिलेगा, ठीक है, थर्ड ईयर में मिलेगा स्पोर्ट्स के लिए, जिम के लिए। तो फर्स्ट कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जिम, स्विमिंग। और आउटडोर गेम्स में कौन कौन से हैं? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। इसमें कुछ सम स्पोर्ट्स आर आइसोटोनिक और सम इज आइसोमेट्रिक। सम आर आइसोटोनिक जिसकी टोन सेम रहती है, लेंथ चेंज होती है। आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक यानी लेंथ सेम रहती है, टोन चेंज होती है। तो व्हाट आर द स्पोर्ट्स इन आइसोटोनिक? आइसोटोनिक में कौन कौन से हैं जिसकी टोन सेम रहती है, लेंथ चेंज होती है? एनी गेस? जिस आइसोटोनिक, आइसो इक्वल 920 पे खुलेगा बेटा, जिसकी टोन सेम रहती है, लेंथ चेंज होती है, और जो डॉक्टर आपको रिकमेंडेड करते हैं, एनी डिजीज, हाइपरटेंशन, कार्डिक डिजीज, ओबेसिटी, जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इसमें क्या होता है? आइसोटोन, टोन सेम है लेकिन लेंथ चेंज हो रही है, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट। जितनी भी बेनिफिशियल एक्टिविटी है बेसिकली आइसोटोनिक वाली है। अब दूसरी है आइसोमेट्रिक। आइसो मीन्स इक्वल, मेट्रिक मीन्स लेंथ। लेंथ, सेकेंड ईयर में जिम में जाते हो आप, वेट लिफ्टिंग करते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वो आपकी आइसोमेट्रिक है। उससे क्या होगा? आपका मसल्स मास बनेगा, उससे आपका मसल्स मास बनेगा, बॉडी कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन जो आइसोटोनिक है उससे ओवरऑल आपकी एक्टिविटी इंप्रूव होगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी विल बी इंक्रीज, हार्ट रेट आपकी कंट्रोल में रहेगी, रेस्पिरेटरी रेट आपकी कंट्रोल में रहेगी, वेट आपका कंट्रोल में रहेगा, और ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। Exercise physiology is the study of physiochemical process in the body that allow conversion of chemical energy into mechanical work and change in the organ system in the response to the effectors। जितनी भी आपकी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वेट लिफ्टिंग करोगे मैकेनिकल एनर्जी होगी, वॉकिंग करोगे, स्विमिंग करोगे, जॉगिंग करोगे, साइकिलिंग करोगे, ये सारी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, और उससे क्या होगा? आपका वर्क डन होगा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। इसके लिए वी नीड कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन कहां से आएगी हमारे पास? ऑक्सीजन का सोर्स क्या है भाई? एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा? फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद में सीवीएस सिस्टम, दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद कहां? मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी में एडेप्टेशन चाहिए, तो स्केलेटन मसल्स हमारी काम करेगी, स्केलेटन मसल्स हमारी काम करेगी, और कंटिन्यूस हमारे पास ऑक्सीजन आती जाएगी। जब कंटिन्यूस ऑक्सीजन आएगी तो रेस्पिरेटरी चेंज होंगे, सीवीएस चेंज होंगे। वो क्या क्या चेंज होंगे अपन अब एक डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ एक्सरसाइज वी हैव डिस्कस, आइसोटोनिक, वॉकिंग, जंपिंग, जॉगिंग। एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक में ट्राइंग टू लिफ्ट ए हेवी वेट और पुशिंग अगेंस्ट ए वॉल। दीवार पे खड़ा हो गए और बिल्कुल प्रेशर लगा रहे हैं, बिल्कुल प्रेशर लगा रहे हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। वेट लिफ्टिंग वाली क्या है? वेट लिफ्टिंग ये आपकी
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो भी आइसोमेट्रिक है, और आइसोटोनिक वाली चलने वाली एक्सरसाइज सारी। देन डिग्री ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, तो सबसे एक्सटर्नल इफेक्ट हमारे पे किस पे आता है? हार्ट रेट पे। सांस फूलती है, सांस फूलती है तो हार्ट रेट को अपन मेजर करते हैं। व्हाट इज नॉर्मल हार्ट रेट? व्हाट इज नॉर्मल हार्ट रेट? 62। और व्हाट इज टेकिकार्डिया? मोर देन 100। अगर मोर देन, हार्ट रेट इज मोर देन 100, दैट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया? लेस देन 60। देन टेकिकार्डिया इज गुड और ब्रेडिकार्डिया इज गुड? दोनों ही बेकार है, या टेकिकार्डिया अच्छा है ज्यादा? कंपेरेटिव ब्रेडिकार्डिया इज गुड। कंपेरेटिव ब्रेडिकार्डिया इज गुड। जितने भी मैराथन रनर्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, योगा करने वाले होते हैं, उनकी हार्ट रेट कंट्रोल में होती है 50-60। और जितने भी पैथोलॉजिकल डिजीज वाले हैं, फीवर वाले हैं, थायराइड वाले हैं, उनकी हार्ट रेट मोर देन 100 होती है, तो उनको परेशानी ज्यादा होती है। तो हार्ट रेट 50-60 मोर बेटर कंपेयर टू 100 और 100 अबव। तो अपन पैरस योगी करते हैं तो हार्ट रेट को अपन कम करने की कोशिश करते हैं, हार्ट रेट को कम करने की कोशिश करते हैं। मैराथन रनिंग करेंगे तो कम करने की कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा? हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक एंड्योरेंस मिलेगा, पावर मिलेगी। क्योंकि मैक्सिमम हार्ट रेट जो अपन अचीव कर सकते हैं दैट इज 150। कितनी कर सकते हैं? 150। 150 से ऊपर अपन अचीव नहीं करेंगे, अचीव करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अब आपके हार्ट रेट एक की तो 100 है, एक की 70 है, एक की 60 है, 60 है, एक की 70 है, और एक की 100 है, एक की 120 है, तो 150 इज मैक्सिमम। अब जिसके ऑलरेडी 120 है तो उसको तो थोड़ा सा काम करते ही 150 पे अचीव हो जाएगा, तो उसकी सांस फूल जाएगी। और जिसकी 60 है मैराथन रनर्स की, योगी की, तो वो बिल्कुल अपनी कैपेसिटी 150 तक बढ़ा सकता है, अपनी कैपेसिटी 150 तक बढ़ा सकता है। तो उसके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा रिजर्व है, इसलिए हार्ट रेट जितनी कम करोगे ना उतनी बेटर है। देन माइल्ड एक्सरसाइज, इन माइल्ड एक्सरसाइज राइज टू हार्ट रेट इज 25%। इसका मतलब 80 से लेके 100 हो गई, मॉडरेट में 50%, 80 से लेके 120 हो गई, सीवियर में 80% हो गई तो 80 से 144, और वेरी सीवियर में इससे ज्यादा हो गई तो 160 तक पहुंच गए आप। अब यानी व्हाट इज कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइज? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 25%, 50%, 80% और 100%, यानी 25 माइल्ड, 50% मॉडरेट, 80% सीवियर, और वेरी सीवियर 100%। माइल्ड कितनी है? 25%, मॉडरेट 50, सीवियर 80, और वेरी सीवियर 100। जस्ट डबल कर लिया आपने। तो आपके शायद एक्सरसाइज, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज है ना प्रैक्टिकल में, साइकिलिंग वाला किया होगा ना आपने, तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसमें यही है 25%, 50%, 80% और 100%। पीछे 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 पीछे। गुड मॉर्निंग। पीछे पीछे पीछे, पहले आधी क्लास तो आइए। तुम तो सिंसियर हो, तभी लेट आए हो। पीछे, बेस्ड ऑन हार्ट रेट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, यानी 25%, 50%, 80% और 100%, यानी जस्ट आपके डबल हो गई, वेरी सीवियर हो गई। नेक्स्ट, द फैक्टर अफेक्टिंग मसल्स वर्क।
टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, साइज ऑफ मसल, टाइप ऑफ मसल फाइबर, स्ट्रेंथ ऑफ मसल फाइबर, मोटर यूनिट, एबिलिटी टू सस्टेन फटीग, लेवल ऑफ ट्रेनिंग, एनवायरमेंटल कंडीशन। आपको पता है चाइना में क्या होता है? 5 साल का बच्चा होता है, 5 साल के बच्चे को कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो फास्ट रनिंग करेगा, यानी उसके मसल फाइबर फास्ट वाले हैं, एक्टिंग है, तो उसको रिफ्लेक्स वाली एक्टिविटी देंगे, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फास्ट स्विचिंग या शॉर्ट जंप या 100 मीटर। और जो बिल्कुल स्लो चल रहा है तो उसको मैराथन रनर में ले जाएंगे, उसको वेट लिफ्टिंग में करेंगे, क्योंकि उसके फाइबर स्लो वाले हैं। तो जो फास्ट करेगा उसके लिए टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इसलिए आप चाइनीज में देखें उनकी फास्ट फाइबर बहुत तेज है। टीटी खेलते हैं वो सारे के सारे, बैडमिंटन खेलते हैं, इंडिया वाले इतने फास्ट नहीं कर पाते। तो फैक्टर अफेक्टिंग मसल्स वर्क, टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सी भी मसल्स काम कर रही है, टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ साइज ऑफ मसल्स, टाइप ऑफ मसल फाइबर, स्ट्रेंथ, मोटर यूनिट, ये सारे के सारे फैक्टर्स है। इनसे डिसाइड होता है कि आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन सी चूज करोगे। बेटा कौन सी चूज करोगे? आपने देखा होगा अफ्रीकन, केन्या, जिम्बाब्वे लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, इंडिया वाले कोई क्यों नहीं है? इंडिया में मैराथन रनर क्यों नहीं है भाई? वो लॉन्ग डिस्टेंस 2 आवर 3 आवर आराम से जन कर सकते हैं, अपने वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके मसल्स फाइबर में आपके माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, रेड फाइबर उनके पास ज्यादा होते हैं, कैपिलरी मसल्स, कैपिलरीज ज्यादा होती है, तो उनमें कैपिलरी ज्यादा है, मसल्स ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक एनर्जी उनको मिलती है अफ्रीका वाले। इसलिए देखो मैराथन रनर में हमेशा अफ्रीकन आते हैं, हमेशा देखा। और शॉर्ट वाले में कौन आते हैं? चाइना वाले, फटाफट करेंगे, 100 मीटर में थक जाएंगे, लेकिन उनकी फास्ट फाइबर है। देन एनर्जी सोर्स इन एक्सरसाइज। अब हमारे पास 4-5 तरह के एनर्जी सोर्स हैं, तो उसमें देखेंगे कि सबसे फास्ट एनर्जी किससे आती है, उसके बाद किससे आती है, उसके बाद किससे आती है। एटीपी, फास्फोक्रेटिनिन, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन और लैक्टिक एसिड। तो हमारे पास एनर्जी सोर्स के लिए एटीपी है, फास्फोक्रेटिनिन है, फैटी एसिड है, ग्लाइकोजन है और लैक्टिक एसिड। तो सबसे फास्ट एनर्जी इसमें किससे आएगी? एटीपी और फास्फोक्रेटिनिन से। किससे आएगी? एटीपी और फास्फोक्रेटिनिन, लेकिन फॉर ओनली 3 सेकेंड। ओनली 3 सेकेंड्स के लिए एटीपी और फास्फोक्रेटिनिन आपको एनर्जी देगा। वो पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसने यूज किया, एनर्जी दिया, ब्रस्ट दिया, उसके बाद में वो खत्म। उसके बाद कंटिन्यूस आपको नेक्स्ट सिस्टम पे स्विच होना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड पे और लास्ट में ग्लाइकोजन पे। एक शॉर्ट नोट आता है, व्हाट इज वी मैक्स? व्हाट इज वी मैक्स? The oxygen consumption by the whole body during rest is about 250 ml per minute, increased by 15 to 20 times during maximum exercise. The maximum amount of oxygen that can be consumed by individual is called maximum oxygen consumption or Vmax. ये आप डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, एक बार डेफिनेशन लिख लो इसको। What is the Vmax? The maximum oxygen consumption by body during exercise is called Vmax. VO2 max. VO2 max. This is short note. The maximum amount of oxygen that can be consumed by individual is called maximum oxygen consumption या VO2 max। यानी हम एक्सरसाइज करने पे मैक्सिमम ऑक्सीजन कितनी ले सकते हैं, दैट इज VO2 max।
नॉर्मली 250 ml पर मिनट और इंक्रीज हो जाएगा तो 3 लीटर पर मिनट या मैक्सिमम एथलेटिक्स 5 लीटर पर मिनट, इससे ज्यादा हम ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। 5 लीटर पर मिनट, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी और ऑफ एनी एथलेटिक्स। ऑक्सीजन कंज्यूमेशन बाई फुल बॉडी एट रेस्ट 250 ml और फास्ट रनिंग में 3 लीटर पर मिनट। ये डाटा लिख लेंगे, 250 ml पर मिनट ड्यूरिंग रेस्ट और 3 लीटर ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फास्ट रनिंग, और मैक्सिमम कैपेसिटी 5 लीटर। लिखो 250 ml ड्यूरिंग रेस्ट और 3 लीटर फॉर फास्ट रनिंग। यानी 250 ml रेस्ट में हम ले रहे हैं पर मिनट, लेकिन रनिंग कर रहे हैं फास्ट 100 मीटर वाली, तो 3 लीटर तक हम ले लेंगे। कुछ एक्सट्रीम कैटेगरी वाली 5 लीटर तक ले लेंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता। दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी, और 5 लीटर के बाद हम थक जाएंगे। अब देन नेक्स्ट, दिस इज रेस्पिरेटरी चेंज ड्यूरिंग रेस्ट। मिनट वेंटिलेशन इज 6 लीटर पर मिनट। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500। 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं? अमूमन 12, तो 12 इंटू 5 6 लीटर ले रहे हैं, तो 6 लीटर तक रेस्पिरेशन हमारा पर मिनट हो सकता है वेंटिलेशन नॉर्मली। और फास्ट रनिंग में 80, 6 से लेके 80, ये दोनों फिगर लिखेंगे बेटा, ये एमसीक्यू में भी आते हैं। व्हाट आर द नॉर्मल वेंटिलेशन पर मिनट ड्यूरिंग रेस्ट, व्हाट आर द मैक्सिमम वेंटिलेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग? 80। वो आपका 250 ml था, और 3 लीटर सीवीएस में, और आरएस में 6 लीटर पर मिनट से लेके 80 लीटर पर मिनट। दिस इज मिनट वेंटिलेशन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ती है या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, या दोनों बढ़ती है? दोनों बढ़ती है। रेस्पिरेट भी बढ़ेगी और हार्ट रेट भी बढ़ेगी। जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूस हमें ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए, ये रेस्ट था, उसके बाद मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है। In cardiovascular change, the primary aim of cardiovascular change in the exercise to supply adequate oxygen during oxygenate blood to exercise muscle at the rest that meet their metabolic demands। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है सीवीएस से, यानी एक्सरसाइज मसल्स को, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और एनर्जी चाहिए। उसके लिए आरएस और सीवीएस दोनों सिस्टम काम करेंगे। कैसे? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगे, मसल्स फ्लो को बढ़ा देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इन द बॉडी, ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम, सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। सबके नाम लिख लो एक बार। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी पे कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी पे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने लग गए, पहले नहीं आते थे। आज के आपके 4 टॉपिक्स है लॉन्ग इंटीग्रेशन में, पढ़ लिया होगा। एक टेम्परेचर वाला है, योगा, एजिंग, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, और शायद एक और है। ये इंटीग्रेशन में, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आजकल। टेम्परेचर कंट्रोल, एजिंग, योगा और स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा, स्केलेटल मसल्स अपने काम कर रही है, तो स्मूथ मसल से स्केलेटल मसल्स को ब्लड फ्लो चला गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और बीपी में
सिस्टोलिक प्रेशर विल इंक्रीज, डायस्टोलिक प्रेशर विल बी डिक्रीज। इसलिए हाइपरटेंशन पेशेंट में आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज मस्ट, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा। तो इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, स्केलेटल मसल्स, ब्लड फ्लो रिडिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड प्रेशर चेंज। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसको रेडी करना है। व्हाट आर द चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट आर द चेंज इन सीवीएस सिस्टम, व्हाट आर द चेंज इन सिंपैथेटिक चेंज, पैरासिम्पैथेटिक चेंज, ऑक्सीजन। ये टेबल में लिखेंगे, एक तो हार्ट रेट को लिखेंगे और एक आपका कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, दोनों वैल्यू ड्यूरिंग रेस्ट और ड्यूरिंग फास्ट रनिंग। रेस्ट 75, स्ट्रोक वॉल्यूम 70, कार्डिक आउटपुट 5, और ड्यूरिंग फास्ट रनिंग में 190, 120 और 23। ये दोनों फिगर फर्स्ट और लास्ट वाले। हार्ट रेट आपकी 70 है, वो बढ़ के 190 तक हो गई, स्ट्रोक वॉल्यूम 120 तक हो गया और कार्डिक आउटपुट 23 तक हो गया। मैंने कहा था ना, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और हार्ट रेट भी बढ़ेगी। रेस्ट वाला लिख देना और मैक्सिमम वाला लिख देना, बीच वाले की जरूरत नहीं है। नोटेड? ये देखिए, दिस द क्लासिकल, दिस इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो हम जिम में वेट लिफ्टिंग वाला काम करते हैं। तो उसमें मेन आर्टिल प्रेशर विल बी इंक्रीज, और ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इसलिए हाइपरटेंशन पेशेंट में हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक करो 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक। 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप जिम जाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इसलिए अगर आपको वेट लिफ्टिंग करनी है और बीपी आपका कम है तो वेट लिफ्टिंग कर लो, अपने आप बीपी बढ़ जाएगा। बोतल देना बेटा, सही है क्या? सही है। ये हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, इसको देखो एक बार, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये ह्यूमन बॉडी है, ये हमारा हेड है, ठीक है, ये हमारी नेक है और ये हमारी फुल बॉडी और ये लेग्स। पूरी बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। आप लोगों के लिए काम की चीज है बहुत, ये पूरी बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट बेंच, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, इक्वल है। अब हमारा बीपी कम हो गया, अब हमारा बीपी कम हो गया तो क्या करना है, ये जो हेड है, हेड को नीचे करना। तो ये जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा हेड की तरफ आ जाएगा, हेड की तरफ आ जाएगा तो आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, ये नॉर्मल था, ये हेड है, ये आपके लेग्स हैं, बीपी आपका डाउन हो गया, हेड डाउन कर दो, लेग्स को अपर कर दो तो आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। जो गर्ल्स के अंदर 90 या 100 रहता है, अगर आपको 120 करना है, सीधा पाँव के नीचे 2 तकिए लगा दो, आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। सबसे सिंपल, बिन पैसे की दवाई। नहीं हो, अगर ये वाला नहीं कर सकते हो तो अपना जो भी आपका चारपाई है, आपका पलंग है, पीछे नीचे ईंट लगा दो, ईंट लगा दो तो आपका फुट एंड एलिवेशन हो जाएगा। फुट एंड एलिवेशन होगा तो
आपका बीपी इंक्रीज हो गया और आपको जो चक्कर आ रहे हैं, बार बार में परेशानी आ रही है, नहीं। दूसरा, अगर किसी का बीपी इंक्रीज हो गया, हेडेक हो रहा है 150, 160, 180, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, हेड को अप कर दो, लेग्स को डाउन कर दो, तो जितना भी प्रेशर था, ब्लड पूरा फिलअप है तो पांव की तरफ चले जाएगा, तो बीपी आपका 10 से 20 या 30 कम हो जाएगा। बहुत इजी तरीका। यानी अगर आपको बीपी कम करना है तो सिर पे तकिया लगाना है, सिर पे तकिया लगाना, आपका बीपी कम हो जाएगा। अगर बीपी बढ़ाना है तो पांव को ऊपर करना है। इजी कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बीपी कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए एक नॉर्मल प्रैक्टिस, अगर बीपी कम है तो साल्ट, नमक की कंसंट्रेशन खाने में बढ़ा दो। नमक की कंसंट्रेशन खाने में बढ़ा दोगे तो आपको बीपी बढ़ जाएगा, और अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो अपन कहते हैं खाने में से नमक कम कर दो। इजी। अब एक तीसरा है, अगर आपका बीपी कम है, किसी से लड़ाई कर लो, बीपी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा है, योगा कर लो, बीपी आपका डाउन हो जाएगा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ रही है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैपिलरी डेंसिटी बढ़ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम बढ़ते हैं। तो जितने भी अपन को ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए चाहिए, कैपिलरी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, एटीपी बढ़ानी है, मायोग्लोबिन बढ़ानी है, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाना है, कैपिलरी डेंसिटी बढ़ानी है, सारी की सारी कैपेसिटी आपको इंक्रीज कर देनी है, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवरी ज्यादा करनी है। What are the benefits of regular exercise? What are the benefits of regular exercise? Anyone? कोई भी एक एक्सरसाइज के एडवांटेज क्या है, इस पे छोटा नोट आता है। What are the advantage of exercise? What are the physiological benefit of exercise? इस पे छोटा नोट आता है। जो भी आपको याद आता है ना उसमें लिख देना। सारे बेनिफिट्स दुनिया के योगा से और एक्सरसाइज से होते हैं, एक भी नुकसान नहीं होता एक्सेप्ट स्पोर्ट्स इंजरी को छोड़ के। स्पोर्ट्स इंजरी होती है, उसका ध्यान रखना बस। फर्स्ट, प्रैक्टिस टू रेगुलर एक्सरसाइज नॉन टू रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन तो होता है लेकिन इंसुलिन काम नहीं करता है, तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो डायबिटीज में इंसुलिन की डोज आपकी कम हो जाएगी, डायबिटीज इंप्रूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक टोन। सिंपैथेटिक टोन और पैरासिम्पैथेटिक टोन दोनों को दोनों बैलेंस रहती है। एक्सरसाइज करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक टोन आपकी इंक्रीज होगी और सिंपैथेटिक टोन आपकी डिक्रीज होगी। इसलिए जितने भी योग करने वाले हैं और एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। इंप्रूव कोरोनरी परफ्यूजन एंड काज नियोवेस्कुलेशन ऑफ मायोकार्डियम। जहां जहां सप्लाई नहीं हो रही है, जहां जहां सप्लाई नहीं हो रही है, एक्सरसाइज करने से उस एरिया में भी सप्लाई होने लग जाएगी। एक्सरसाइज प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो बोन के फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी कम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज है और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स एक्सरसाइज से बिल्कुल आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी कर सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में भी काम कर सकते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी है और डायबिटीज से रिलेटेड भी है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में भी है और सिंपैथेटिक टोन को कम करना, पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाना। दीज आर द फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें एक्सरसाइज में बेनिफिट्स लिख देना, और जो डिटेल अगर क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन तो उसमें फर्स्ट आपको डेफिनेशन, फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर यानी 25, 50, 80, 100 सारी, फिर आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक, एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक, एग्जाम्पल दे दोगे। उसके बाद में ये सारे बेनिफिट्स, फिर व्हाट आर द इफेक्ट ऑन हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, तीनों आपके बढ़ जाएंगे। फिर मिनट वेंटिलेशन में 6 से लेके 80 तक हो जाएगा, यानी रेस्पी का सिस्टम बढ़ जाएगा, सीवीएस का सिस्टम बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट, एचआर और
स्ट्रोक वॉल्यूम, तीनों इसके वो उसका सारे बढ़ जाएंगे, नुकसान हमें कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट स्पोर्ट्स इंजरी वाला। और स्पोर्ट्स इंजरी भी तब होता है जब आप अनट्रेंड होते हो, अनक्वालिफाई होते हो और बिना टीचर की द एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस एक्सरसाइज। अगर आप स्टैंडिंग हो तो 3 किलो कैलोरी पर मिनट और रनिंग कर रहे हो तो 16 किलो कैलोरी पर मिनट। अब आप देख लो कौन सा काम कर रहे हो।